हाय गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गरिमा जैब के चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कैसे चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशंस? आई होप वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, वेलकम टू वन शॉट सीरीज। इस सीरीज में मैं आपको आरबीडब्ल्यूएम एंड पीपीबी की क्लासेस देती हूँ, जिससे जैब एग्जाम्स ने रिपीटेड मोड पे क्वेश्चंस पूछा है। तो उसी सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हो और इस सीरीज को अच्छी तरीके से देख रहे हो। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुका है, अपडेट भी कर दिया है मैंने। तो जिनको भी इन सीरीज को फॉलो करना है आप कर सकते हैं फॉलो गाइस, ठीक है। नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस, ये आपका मॉड्यूल बी चल रहा है। चैप्टर नंबर 14 पार्ट 1 है रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स। दो पार्ट में ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई डाउट होगा तो आप लोग जरूर चैट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। तो आइए बिना किसी डिले के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और मैं ये बता दूं, मैं बार बार आपको ये चीज बताती हूँ, रिमाइंडर देती हूँ कि ये वीडियो किनके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। तो जो लोग भी जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग भी डीबीएफ का पेपर दे रहे हैं, उन दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट होने वाला है। तो आप लोग आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, अब हम बात करेंगे रिकवरी ऑफ रिटेल लोन में। सबसे पहले ईएमआई की बात करते हैं। व्हाट इज ईएमआई? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई बोलते हैं। देखिए, ईएमआई दो चीज पे डिपेंड करता है, एक है आपका प्रिंसिपल और एक होता है आपका इंटरेस्ट। समझिए, देखिए कोई कस्टमर है, कस्टमर आपके बैंक में आया लोन लेने के लिए, ठीक है। उसने लिया 10 लाख का लोन। जब कोई कस्टमर 10 लाख का लोन ले रहा है आपसे, यानी कि बोरोवर अगर आपसे लोन ले रहा है, तो उस केस में बैंक उनको कहती है कि भैया ये जो 10 लाख रुपए लिए हैं वो तो आपको पे करना ही है, साथ के साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। तो ईएमआई किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, आपको दोनों चीजें पे करनी होती है जब भी आप लोन्स लेते हो बैंक से, ठीक है। तो इसी को ईएमआई कहते हैं। नाउ, ईएमआई दो तरीके से भरा जाता है गाइस। एक होता है फिक्स्ड रेट पे होता है और एक होता है फ्लोटिंग रेट पे, ठीक है। तो फिक्स रेट का मतलब है कि अगर आप लोन ले रहे हो तो बैंक ने यहाँ पर फिक्स इंटरेस्ट रेट लगाया होगा कि 10% आपका फिक्स इंटरेस्ट रेट है। तो जब तक के लिए, अगर मान लो 5 साल के लिए आपने लोन लिया है, तो 5 साल तक आपको सिर्फ और सिर्फ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही आपको ईएमआई पे करना होगा। फ्लोटिंग में क्या होता है? फ्लोटिंग रेट हमेशा मार्केट के कंडीशन के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। तो जैसे अगर आज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हो सकता है कल को, क्योंकि फ्लोटिंग रेट है, तो कल को 11% भी हो सकता है अगर मार्केट में चेंजेस आते हैं। तो जब अगर फ्लोटिंग रेट में आप कोई भी लोन्स लेते हो ना, ठीक है, तो यहां पर अगर कोई भी इंटरेस्ट में फ्लक्चुएशंस आएगा, तो या तो आपके ईएमआई पे इफेक्ट पड़ेगा या तो आपके टेन्योर पे इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा गाइस? देखिए, आपने लोन लिया है 10 लाख का, मान लीजिए आपने लोन लिया है। हर महीने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप हर महीने 10,000 पे कर रहे हो, ईएमआई भर रहे हो। दिस इज योर ईएमआई, ठीक। कुछ टाइम पीरियड के बाद, क्योंकि आपने फ्लोटिंग रेट पे इंटरेस्ट ये आपने लोन ले रखा था, अब इस केस में मान लो कि ये 10% से बढ़ करके 11% हो गया आपका इंटरेस्ट रेट, ठीक है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट 11% का हुआ, अब क्या होगा? दो कंडीशंस है। या तो आपने मान लो ये 5 साल के लिए लिया होगा लोन, ठीक है, तो या तो ये टाइम पीरियड बदल जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, या जो आप हर महीने ईएमआई दे रहे हो वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बैंक आपको दो तरीके के ऑप्शंस देती है कि आप चाहो तो अपने इंटरेस्ट ईएमआई को बढ़ा लो, जैसे कि 11% हो गया, तो हो सकता है अब आपको 11,000 हर महीने पे करना पड़े। लेकिन कस्टमर ने कहा कि नहीं नहीं, मैं हर महीने 11,000 बचा नहीं पाऊंगा, इतना ईएमआई तो नहीं पे कर पाऊंगा, मैं 10,000 ही करूंगा। एक काम करो, आप मेरे टाइम पीरियड को बढ़ा दो। तो बैंक कहती है कि ठीक है, अगर आपको हर महीने 10,000 ही देना है, तो अब आपका टाइम पीरियड क्या हुआ? 1 साल और बढ़ गया है। तो जहां आप 5 साल के लिए 10,000 ईएमआई पे करने वाले थे, अब आप 6 साल तक उसको पे करोगे। तो हो गया ना। फ्लोटिंग रेट में अगर आप लेते हो, कोई भी लोन्स लेते हो, तो उस केस में क्या होता है? आपके ईएमआई पे या आपके टेन्योर पे फर्क पड़ता है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, यही चीज आपको लिखी हुई है। चलिए, एक चीज बताती हूँ। जब इनिशियल मंथ आता है ना, जैसे आपने मान लो 10 लाख का लोन लिया, 1 लाख का, जितने भी लाख का लोन लिया है, तो इनिशियली ना आप इंटरेस्ट में ज्यादा पे करते हो। जैसे ईएमआई मान लो आप 4,000 रुपए का पे कर रहे हो हर मंथ, ठीक है। 1 लाख का आपने लोन लिया है, तो इंटरेस्ट में हमेशा आप ज्यादा पे करते हो स्टार्टिंग में, और प्रिंसिपल में कम पे करते हो। और जैसे जैसे आपका लोन का प्रोग्रेस होते जाता है, इंटरेस्ट कम होता जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट में आप अमाउंट कम पे करोगे, और ये जो आपका प्रिंसिपल होता है वो बढ़ता चला जाता है।
ठीक है, ये बढ़ता चला जाएगा, प्रिंसिपल में आप ज्यादा पे करते हो। इसके लिए मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए 1 लाख का लोन लिया है आपने, ठीक है, आप हर महीने मान लो 4,000 रुपए का ईएमआई भर रहे हो, तो अब आप इसमें से देखो कि 833 रुपीज आप इंटरेस्ट में पे कर रहे हो, रेस्ट जो बच जा रहा है उसको आप प्रिंसिपल में पे कर रहे हो। अब आप देखो मंथ बाय मंथ, जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो, जैसे जैसे आप अपने लोन के प्रोग्रेस के करीब जा रहे हो, लोन की कंप्लीशन के करीब जा रहे हो, आप देखोगे हर महीने आपका इंटरेस्ट कैसा हो रहा है, घटता चला जा रहा है, इंटरेस्ट में कम पे कर रहे हो। लेकिन यहीं पे अगर आप प्रिंसिपल देखोगे तो पहली बार में 3700 किया था, फिर 38, फिर 38, फिर उसके बाद 3876, तो आप देख रहे हो कि हर बार आपके प्रिंसिपल में आप ज्यादा पैसे पे कर रहे हो और इंटरेस्ट में आपका धीरे धीरे कम चला जाता है, ठीक है। और ये तब तक चलता है जब तक कि आपका पूरा लोन अमाउंट, क्लोजिंग बैलेंस जब तक आपका जीरो ना हो जाए। तो यही चीज आपको लिखी हुई है कि इनिशियल मंथ में इंटरेस्ट कंपोनेंट हमेशा हायर होता है और जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है वो लोअर होता है। जैसे जैसे लोन की प्रोग्रेस होती है, इंटरेस्ट कंपोनेंट रिड्यूस होता है एंड द प्रिंसिपल कंपोनेंट इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा फंडा है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइस एक ना फॉर्मूला होता है, एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईएमआई के फॉर्मूला से, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आते हैं और मई 2025 में आया भी, मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगी। देखिए ईएमआई कैसे निकालते हैं, ईएमआई निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू 1 प्लस रेट, उसपे पावर एन, एन इज द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट होता है आपका, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, उसपे पावर एन एंड -1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, एग्जाम में तो पूछेंगे न्यूमेरिकल और कैलकुलेटर तो आपको दिया जाता है, तो फॉर्मूला याद रखेंगे तो कैलकुलेटर से इजीली आप निकाल सकते हो आंसर, है ना। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये आपने फॉर्मूला देख लिया है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन जो मई 2025 में आपसे पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन है ए कस्टमर टेक अ लोन ऑफ 5 लाख रुपीज एट 10% पर एनम इंटरेस्ट फॉर 3 years, व्हाट विल बी द ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जब भी ईएमआई का क्वेश्चन आता है एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज एनम में दिया, एनुअली दे रखा है, ईयरली दे रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको मंथ में कन्वर्ट करोगे ना गाइस, क्योंकि ईएमआई की बात कर रहा है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट की, तो चीजों को हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे, चाहे वो रेट हो आपका, चाहे वो टाइम हो, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा मंथ में उसको कन्वर्ट करने का होता है। तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 5 लाख रुपए का प्रिंसिपल तो आपके पास है, ठीक है। रेट यहां पर 10% पर एनम एनुअली रेट लिख रखा है, तो जब रेट एनुअली लिख रखा है 10% का, तो पहले मैं इसको मंथ में कन्वर्ट करूंगी ना। कैसे करेंगे मंथ में कन्वर्ट, तो ये जो आपका रेट है ना उसको आप 12 से डिवाइड कर दोगे और 10% है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 100, ठीक है। जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.0083 करके आपका रेट निकल के आएगा, ठीक। चलिए अब यहां पर बोल रहा है टाइम पीरियड 3 इयर्स दिया हुआ है, तो गाइस टाइम कहां दिया हुआ है, साल में दिया हुआ है, हमको कन्वर्ट किस में करना है, मंथ में करना है। तो टाइम को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 36 मंथ। तो अब आपका सब कुछ आ गया है मंथ में, यानी कि रेट आपका मंथ में आ चुका है, आपका टेन्योर भी मंथ में आ चुका है। नाउ इट्स टाइम कि हम फॉर्मूला पे इसको इंप्लीमेंट करें। फॉर्मूला क्या था मेरा, P इंटू आर इंटू 1 प्लस आर इस पर पावर n था, डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर पर पावर n -1। दिस इज योर फॉर्मूला, राइट। फॉर्मूला यही था। आइए पहले मैं सब कुछ इरेज करती हूं, अब आते हैं। आइए प्रिंसिपल कितना है, 5 लाख है, डेटा डालिए 5 लाख का, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट कितना निकल के आया है मुझे 0.0083, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर था, 1 प्लस आर को आप ऐसे लिख सकते हो 1.0083 और पावर एन था, पावर कितना है अभी 36 महीना, तो 36 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे तो अगेन 1 प्लस आर था तो 1.0083 लिखेंगे और उसपे पावर क्या था, एन था, तो पावर डालो 36 और -1 था, यही था ना फॉर्मूला, यही था। अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपको आंसर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर्स कैसे निकलेगा, तो आंसर आएगा 16,137 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेटर की मदद से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ
कुछ कैंडिडेट्स का ये डाउट होता है कि मैम ये जो पावर 36 है ना, ये कैसे निकाले, क्योंकि हमें तो सिंपल कैलकुलेटर देता है, हमें तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं है जैब एग्जाम्स में। तो देखिए, इसको निकालने के ना दो तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके समझा देती हूँ। देखिए, एक तो होता है कि लॉग, बचपन में आपने लॉग पढ़ा था ना, दोनों साइड लॉग लगाओ, लॉग की वैल्यू डालो और आपका डेटा निकल जाता है। तो यही चीज यहाँ पे करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 1.0083 पर पावर 36 है, ठीक है, यही निकालना है। अब मैं दोनों साइड लॉग लगा दूंगी, इधर लगा दिया मैंने log x और इधर कर दिया मैंने log 1.0083 पर पावर 36, ठीक, ये कर दिया। अब देखो, ये जो log है, तो log जब होता है तो ये जो आपका पावर होता है ये log से बाहर आ जाता है, यानी कि 36 ये हो जाएगा और log यहाँ पर हो जाएगा 1.0083। गाइज, अगर आपको इस तरीके का पावर वाला, बड़े पावर वाला अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जरूर इस log की वैल्यू वो मेंशन किया होगा नोट करके, ठीक है। ये पॉसिबल हो सकता है कि आपको log 1.0083 का वैल्यू दे रखा हो। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो मैं आपको बता दूं कि उस अगर वहां पे वैल्यू दिया होगा तो 0.0034 होता है log 1.083 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी होगी, क्योंकि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं दिया जाता है, तो ये आपको वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइड की होगी। तो जैसे आपके पास अगर ये वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, 36 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.0034 से, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेटर की मदद से, मैंने ऑलरेडी इसको मल्टीप्लाई कर रखा है, तो कितना हो जाएगा 0.1224, ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। नाउ यहाँ पे था log x, अभी ये वाला log तो गया नहीं है ना, log x इज इक्वल टू 0.1224 आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो जब x की वैल्यू निकालते हो ना, तो ये जो log है आपका, अब log जब इधर आता है तो ये 10 बन जाता है और ये जो था ये पावर पे चला जाएगा, तो 0.1224 करके ये आपका पावर हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 10 पे पावर 0.1224 और यहां से फिर आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो जब कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू निकल के आएगी समथिंग 1.32। दिस इज वेरी लेंथी, दिस इज वेरी लेंथी, ठीक है। मैंने आपको प्रोसेस बताया है, कहोगे मैम अब आप 11th-12th में लेके जा रहे हो, इतना लॉग तो हमने इतने अच्छे से पढ़ा भी नहीं था उस वक्त, ठीक है। तो ये फील हो जाता है कि नहीं, इससे तो नहीं निकलेगा। चलो एक और इजी मेथड बताते हैं। दूसरा मेथड है, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको बिल्कुल ही आंसर्स के करीब लेकर के जाएगा, ठीक है। मेरा एक शॉर्ट फॉर्मूला है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले r की वैल्यू आपके पास कितना है, 0.0083, दिस इज योर r की वैल्यू। टेन्योर आपको दिया हुआ है कितना का, 36 महीने का दे रखा है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 0.0083 और इस पे पावर जा रहा है 36, यही है ना, यही है। अब मैं क्या करूंगी, ये जो 0.008 है, 83 है, ठीक है, इसको 8 तक ले लो, 3 भी इतना लंबा लेने की जरूरत नहीं है। इसको सबसे पहले मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगी। तो जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले इसको 100 से। तो जैसे ही आप इसको गाइस 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 0.8%, आ गया 0.8%। अब 0.8% पे पावर देना है मेरे को 36 का। अब ये जो पावर पे आपको 36 दिख रहा है ना, इस 36 को बाहर ले लो, 36 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 0.8% से। ये तो सिंपल है ना, 36 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो कैलकुलेटर की मदद से। करो इसको कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो मैंने मल्टीप्लाई करके रख रखा है, 28.8% आएगा। आ गया, परसेंटेज में आपका रेट आ गया। जैसे ही आपका रेट में परसेंटेज आया, नाउ इट्स टाइम कि अब इसको हम कन्वर्ट कर ले, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में। तो 28.8 को डिवाइड कर दो 100 से, तो डिवाइड जैसे करोगे 100 से, ये आ जाएगा 1.288 समथिंग, ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ कर लो ना, 1.288 को 1.29 कर सकते हो, इसको अगेन राउंड ऑफ कर लो, 1.3 के करीब आ जाएगा। तो अभी जो मैंने लॉग से निकाला था 1.32, सिमिलरली आप थोड़ा सा उसके करीब आ गए हो इस इजी मेथड से, जिससे आप सिंपल कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो अगर आपका मान लो 1.29 भी आ रखा है, ठीक है, तो 1.29 को इस वैल्यू में पुट करना था, जो ईएमआई का आपका फॉर्मूला था, इजिली आपको ये आंसर्स यहां आप पहुंच जाते, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। तो दूसरे मेथड को हमेशा अप्लाई कीजिएगा अगर आपको इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रेट जो आपने निकाला है
मंथ में, उस मंथ को सबसे पहले रेट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद जो भी पावर आपके हैं, पावर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है एंड देन अगेन उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। बस आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इजी है ना ये? लॉग वाले से तो इजी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाया है किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखिए 1.3 अप्रॉक्स आ रहा है ना, 1.3। अब इसी 1.3 के डेटा को यहाँ पे आप डाल दो, तो सॉल्व कर लो कैलकुलेटर की मदद से, ये तो बेसिक हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए डिफॉल्ट एंड रीशेड्यूलिंग की बात करते हैं गाइस। क्या होता है? देखिए डिफॉल्ट का मतलब होता है जब कोई भी कस्टमर अपने ईएमआई को टाइमली रीपे नहीं करता है तो वो पर्सन बन जाता है डिफॉल्टर, ठीक है। अगर आपसे बैंक कस्टमर ने लोन ले रखा है तो रीजन क्या होता है? देखिए दो तीन ही रीजन होते हैं ज्यादातर। या तो कस्टमर को, बोरोवर को रीपे करने में दिक्कत आ रही है, उसको पैसे इतने नहीं है, उसकी अर्निंग इतनी नहीं है, तो उसको थोड़ा रीपेमेंट में दिक्कत आ रहा है, या इंटरेस्ट रेट अगर फ्लक्चुएट हो गया तो उसके ईएमआई पे फर्क पड़ा होगा तो वो पे नहीं कर पा रहा है। तो दो ही तीन आपके कारण होते हैं, जेन्युइन रीजंस होते हैं डिफॉल्ट के, ठीक है। फिर आती है रीशेड्यूलिंग। रीशेड्यूलिंग का मतलब है कि अगर इस तरीके का डिफॉल्ट भी होता है ना, तो बैंक आपको रीशेड्यूलिंग प्रोवाइड करती है, यानी कि जो आपका टाइम पीरियड होता है ना, उसको यहाँ पर एडजस्ट कर देती है बैंक, ठीक है, रीशेड्यूल कर देती है। अब जैसे मान लो कोई कस्टमर है, कस्टमर ने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, 5 साल के लिए लिया है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, ईएमआई उसको देना पड़ रहा है मान लो 4,000 रुपए, ठीक है। इस तरीके का ईएमआई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ के 11% हो गया है, ठीक है। तो अब उसका ईएमआई 5,000 होने जा रहा है। तो अब यहाँ पर कस्टमर्स के लिए थोड़ा सा रीपे करना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो बैंक के पास जा सकता है, बैंक को ये चीज बता सकता है, तो बैंक उनको रीशेड्यूलिंग का जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें वो आपके रीपेमेंट टर्म्स को, जो आपका रीपेमेंट टेन्योर होगा ना, उसको बढ़ा देगी, उसको एडजस्ट कर देगी। इसी को रीशेड्यूलिंग बोला जाता है, जब आपके टाइम पीरियड टेन्योर को यहाँ पर एडजस्ट किया जाता है। तो अगर आप ईएमआई 5,000 नहीं भर सकते तो आपके टेन्योर को एडजस्ट कर दिया जाता है, टेन्योर को बढ़ा दिया जाएगा, आप पे उतना ही करोगे। दिस इज कॉल्ड रीशेड्यूलिंग, ठीक है। जनरली आप देखोगे जब होम लोन वगैरह लेते हैं ना, इस तरीके के लोन्स वगैरह, तो इसमें रीशेड्यूलिंग का आपको बैंक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, एजुकेशन लोन है तो इन सब में आपको इस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। चलिए नाउ कमिंग टू कि कितने टाइप्स के डिफॉल्ट होते हैं गाइस। देखिए ऐसा तो नहीं है सारा डिफॉल्ट आपका अच्छा वाला ही होता है, यानी कि कस्टमर्स के पास पैसे नहीं है इसलिए वो पे नहीं कर रहा है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो दो तरीके के डिफॉल्ट होते हैं, एक होता है जेन्यून और एक होता है विलफुल। मतलब एक जेन्यून डिफॉल्ट का मतलब होता है कि पर्सन पे तो करना चाहता है लेकिन उसका जो करंट सिचुएशन है वो अलाउ नहीं कर पा रहा उसको, यानी कि हो सकता है उसका जॉब लॉस हो गया हो, बिजनेस में सेटबैक आ गए हो, ठीक है, तो उसके पास पैसे नहीं है पे करने के लिए, दो वो चाहता नहीं था कि डिफॉल्टर बने, ठीक है। तो अगर उसको इस तरीके की दिक्कत आ रही है तो उसको हम जेन्युइन डिफॉल्टर बोलते हैं, कि पे करना है लेकिन अभी उसका जो करंट सिचुएशन है थोड़ा सा खराब चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज द टेम्पोररी डिफॉल्ट, क्योंकि जब कल को उसकी सिचुएशन अच्छी होगी वो वापस से आपका ईएमआई पे करना स्टार्ट कर देगा। एक होता है विलफुल डिफॉल्ट, जानबूझकर किया हुआ डिफॉल्ट, मेरे पास पैसे है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं पे नहीं कर रही, क्यों? तो देखेंगे चलेगा, सरफेसी एक्ट लगेगा, डीआरटी के पास जाएंगे, फैसला आएगा, 50-50 करेंगे। तो कुछ ऐसे भी होते हैं विलफुल डिफॉल्ट, जानबूझकर डिफॉल्टर बनते हैं, ठीक है। तो दो तरीके के आपको डिफॉल्ट देखने को मिलते हैं। तो गाइस जेन्युइन डिफॉल्ट में आपको पहचानोगे कैसे कि ये जेन्युइन डिफॉल्ट है? तो देखिए जेन्युइन डिफॉल्ट को पहचानने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि अगर कोई मान लो सैलरीड पर्सन है, ठीक है, अब उसका पर्सनल सेटबैक हो गया, जॉब लॉस हो गया, या कोई मेडिकल एक्सपेंसेस अनफॉर्सीन आ गए, ठीक है, तो वो आपके अमाउंट को तो ईएमआई को पे नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि सारे खर्चे उसके मेडिकल में चले गए, या जॉब ही चला गया, जॉब ही चला गया तो कहां से वो पे करेगा बेचारा। तो दीज ऑल आर द जेन्युइन, ठीक है। बिजनेस में आपको सेटबैक चैलेंजेस वगैरह देखने को मिलते हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि इनका इंटेंशन तो है रीपे करने का, लेकिन अभी वो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके के सेटबैक्स को हम टेम्पोररी बोलते हैं। और जब इस तरीके का डिफॉल्टर बनता है ना कोई पर्सन, तो बैंक भी यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मली उनको ट्रीट करती है, ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती है, उनको टाइम पीरियड प्रोवाइड किया जाता है इन केस ऑफ जेन्युइन डिफॉल्ट, ठीक। फिर आता है विलफुल डिफॉल्ट। विलफुल डिफॉल्ट में क्या होता है? बोरोवर जानबूझ के पे नहीं कर रहा है, इंटेंशनली मैलाफाइड इंटेंशन है उसका, उनको पे ही नहीं करना है। तो ये सब कब होता है, कैसे आपका विलफुल डिफॉल्टर का सिचुएशन बनता है? सबसे पहले तो बैंक आपसे ये कहती है कि जिस भी पर्पस के लिए आपने लोन लिया है उस लोन को आप उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करो, राइट। तो अगर आप उस पर्पस के लिए नहीं इस्तेमाल करते हो, फंड को अपने डाइवर्ट कर दोगे, तो आपको दिक्कत आती है।
ठीक है, तब जानबूझकर आपने फंड को डाइवर्ट किया ना, आपको पता था कि आप किस पर्पस के लिए ले रहे हो, फिर भी आप किसी और पर्पस में यूज कर रहे हो, तो जिस भी पर्पस के लिए आपने लोन लिया था वहां से तो आपकी अर्निंग हो नहीं पा रही, तो आप पे नहीं कर पा रहे हो ईएमआई को। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है सिफोनिंग ऑफ द फंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप उस फंड का मिसयूज करते हो, उस फंड का जब आप मिसयूज करते हो तो आप फिर अमाउंट को ईएमआई को रीपे नहीं कर पाते हो, या आपने क्या किया, विदाउट परमिशन यहां पर बोरोवर ने जो भी एसेट्स वगैरह था सिक्योरिटी के तौर पे बैंक को प्रोवाइड किया तो वो बेच दिया। अगर इस तरीके की आप चीजें कर रहे हो, तो आप जानबूझकर इस तरीके की हरकतें कर रहे हो ना, तो दीज ऑल आर द विलफुल डिफॉल्ट, जानबूझकर किया हुआ डिफॉल्ट है ये सब। ठीक है, तो इस तरीके के जब भी आपके डिफॉल्ट्स आते हैं तो यहाँ पर सीधा समझ में आता है कि जो बोरोवर है उसका नेगेटिव इंटेंशन है, उसको नहीं पे करना है, वो टाइम पास कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब इस तरीके का इंटेंशन होता है ना, तब बैंक यहाँ पर एक्शंस लेती है, तब यहाँ पर बैंक आपसे पेनल्टी चार्ज लेती है। तो कितना पेनल्टी चार्ज लिया जाता है, 25 लाख मिनिमम, 25 लाख का अमाउंट, और उससे ज्यादा आपको यहाँ पर पेनल्टी चार्ज लगता है अगर आप विलफुल डिफॉल्टर बनते हो। जेन्युइन डिफॉल्टर के केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आप विलफुल डिफॉल्टर बनते हो क्योंकि आपने फंड डाइवर्ट कर दिया, सिफोन कर दिया, फंड को बेच दिया, आपने प्रॉपर्टी को जो भी प्लेस के तौर पे बैंक को दिया था, तो इस केस में बैंक आपसे पेनल्टी चार्ज लेती है। ठीक है, अब यहां तक समझ में आया होगा। तो देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिखाती हूं मैं। Which of the following is an example of genuine default? सबसे पहले तो ये बताइए इसमें से एग्जांपल कौन सा genuine default का है। देखिए, चार ऑप्शंस दिख रहे होंगे। सिफोरिंग ऑफ लोन फंड, ये तो विलफुल है, जानबूझकर किया हुआ डिफॉल्ट है ना, ये वाला विलफुल डिफॉल्ट है। डेलिब्रेट नॉन पेमेंट, ये भी विलफुल है, आप जानबूझकर नहीं कर रहे हो पे। सेल ऑफ द सिक्योर्ड एसेट्स विदाउट बैंक कंसेंट, बिना बैंक के कंसेंट के बेच दे रहे हो, ये भी विलफुल में आता है। ऑप्शन सी, जॉब लॉस ऑफ द सैलरीड बोरोवर। ठीक है, अब जॉब लॉस हो गई, ये बेचारा कहां से पे करेगा, है ना, तो ये तो जेन्युइन है ना, ये तो किसी के भी साथ हो सकता है, आपके साथ, मेरे साथ, किसी के भी साथ हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में आप ईएमआई कैसे भरोगे, आपको तो खुद ही नहीं पता था कि लोन लेने के बाद आपका जॉब चला जाएगा, राइट। तो ये दीज आर द जेन्युइन डिफॉल्ट, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू टेक द पैनल एक्शन अगेंस्ट अ विलफुल डिफॉल्टर, कितना चार्ज लिया जाता है मिनिमम, अगर मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछूं तो चार ऑप्शन से 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 50 लाख। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, 25 लाख। ठीक है, 25 लाख, 25 लाख से ज्यादा भी लगते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ लोन अकाउंट, देखिए जब भी आप किसी कस्टमर्स को लोन दे रहे हो तो उसकी मॉनिटरिंग करना आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि यहाँ पर लोन्स में रिस्क काफी ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोन अमाउंट होते हैं ना, जिसमें 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कस्टमर ने पे नहीं किया अपने लोन के अमाउंट को। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे कि 30 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, वो पे नहीं कर रहा है। तो इस तरीके के अलग अलग कैटेगरीज के आपके पास कस्टमर्स होते हैं जिन्होंने अपने लोन अमाउंट को रीपे नहीं किया। तो अगर इस तरीके का इरेगुलरिटी आ रहा है तो कैसे आप हैंडल करोगे, क्योंकि आप एक पर्सन को तो लोन नहीं दे रहे हो कि वन ऑन वन आप हैंडल कर रहे हो, आप बहुत सारे कस्टमर्स को देते हो लोन, राइट। तो अगर इतने सारे कस्टमर है तो एक साथ उनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में बैंक क्या करती है ना, लोन के अकाउंट को ग्रुप कर देती है, सेगमेंट कर देती है बेस्ड ऑन देयर डेज, कि कितने डेज तक किसने नहीं पे किया है, तो उसको एक ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, मान लो किसी ने 30 दिन तक पे नहीं किया है, तो 30 दिन तक जितने भी कस्टमर ने पे नहीं किया उसको एक कैटेगरी में रखेंगे, उससे ज्यादा हो रहा है तो उसको दूसरे कैटेगरी में, इस तरीके से ग्रुप में बांट देती है। तो इसी को स्पेशल मेंशन अकाउंट बोला जाता है, जिसमें हम अपने कस्टमर्स को सब कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, बेस्ड ऑन कैसे कि उन्होंने अगर प्रिंसिपल नहीं पे किया है, इंटरेस्ट नहीं पे किया है, अगर आप किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं कर रहे हो लोन लेने के बाद, तो वो आपको इस तरीके की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो तीन कैटेगरी होता है, एक होता है SMA 0, SMA 1 और SMA 2। स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, ये तीन कैटेगरी होता है। तो 0 वाली कैटेगरी में हम किसको रखते हैं, ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने 30 दिन हो गए हैं, 1 से 30 दिन हो गया, अभी तक उन्होंने अमाउंट को पे नहीं किया है, तो हम उनको यहाँ रखते हैं। ये थोड़ा सा लेस रिस्की होता है कि हो सकता है मे बी उनके मेडिकल एक्सपेंसेस लग गए हो, तो इस बार उनका जो है एक स्किप हो गया ईएमआई। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट बार दे दे, तो इस केस में ज्यादा बैंक इतना एक्शंस नहीं लेती है, उनको लगता है कि ये लेस रिस्की है, हो सकता है नेक्स्ट महीने दे देगी। दूसरा आता है SMA 1 कैटेगरी, 31 से 60 डेज हो गए हैं, 2 महीने होने को आए हैं। ठीक है, अभी तक लोन के अमाउंट को रिपे नहीं किया गया है, ईएमआई को रिपे नहीं कर रहा है कस्टमर। तो यहां पर थोड़ा सा सिचुएशन लगता है कि अब ना
ये प्रोग्रेस हो रहा है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये पर्सन डिफॉल्टर बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैंक जो है सतर्क हो जाता है, जो SMA 1 कैटेगरीज वाले होते हैं उनके लिए, ठीक है। उनको कॉल करता है, रिमाइंडर देता है कि आप पे करो, 2 महीने से आप पे नहीं कर रहे हो। फिर आता है SMA 2। तो SMA 2 में क्या होता है, 61 से 90 डेज हो चुके हैं, EMI नहीं पे कर रहा है, कंडीशन यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्स्ट हो चुकी है। नाउ अब बैंक को यहाँ पे डर लगना स्टार्ट होता है कि भैया ये तो डिफॉल्टर होने वाला है, तो ये थोड़ा सा वर्स्ट कंडीशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है आपके कस्टमर्स को, स्पेशल मेंशन 1, 0 एंड 2। तो ये तीनों ही कैटेगरीज आपको याद रखने हैं। मैं क्यों समझा रही हूँ इसको, है तो बहुत बेसिक सी चीज, इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपके नवंबर 2025 में इससे क्वेश्चन आए। आगे दिखाऊंगी एक और टॉपिक पढ़ाने के बाद। चलिए, एसेट क्लासिफिकेशन। देखिए, एसेट क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो लोन्स होते हैं, जब आप लोन देते हो तो कस्टमर्स जब 90 डेज हो जाता है, EMI नहीं पे करता है, तो हम उसको NPA बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको बैंक कैसे क्लासिफाई करती है, तो 3 कैटेगरी में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है सब स्टैंडर्ड, एक होता है डाउटफुल और एक होता है लॉस एसेट। तो सब स्टैंडर्ड कौन सा होता है, तो सब स्टैंडर्ड्स वो कैटेगरी होता है जिसमें अकाउंट NPA हो रखा है, 12 मंथ 12 महीना मतलब 1 साल हो गया है, 1 साल से कम ही हुआ है अभी, और अभी तक उन्होंने EMI नहीं भरे हैं, ठीक है। तो इतने सारे इंस्टॉलमेंट उन्होंने 1 साल के अंदर में नहीं भरा है, तो उसको हम सब स्टैंडर्ड एसेट्स में डालते हैं। डाउटफुल एसेट में कब डालते हैं, जब NPA ज्यादा दिन हो गए हैं, अभी तक अमाउंट को रीपे नहीं किया जा रहा है, यानी कि 1 साल से ऊपर होने को आ गए हैं, कस्टमर लोन को पे ही नहीं कर रहा है, अकाउंट इतने टाइम पीरियड तक NPA हो रखा है, तो वो डाउटफुल एसेट में होता है। तो डाउटफुल एसेट में भी 3 कैटेगरी होती है, डाउटफुल फर्स्ट, डाउटफुल सेकंड एंड डाउटफुल थर्ड। तो डाउटफुल फर्स्ट में हम किसको डालते हैं, अगर NPA हो रखा है किसी का अकाउंट अप टू 12 मंथ्स, यानी कि 1 साल हो गए हैं और अकाउंट NPA है, तो वो डाउटफुल फर्स्ट कैटेगरी में जाता है। डाउटफुल सेकंड में जाएगा अगर NPA अकाउंट हो रखा है, 1 साल से ऊपर हो गया है और 3 साल के अंदर में है, तो वो डाउटफुल सेकंड कैटेगरी में जाता है। और डाउटफुल 3 में 3 साल से ऊपर हो चुके हैं NPA हुए, ठीक है, उस तरह के अकाउंट को हम डाउटफुल 3 कैटेगरी में डालते हैं। तो आपको टाइम पीरियड याद रखना है, ठीक है। डाउटफुल 1 कैटेगरी में किस तरीके के अकाउंट्स होते हैं, डाउटफुल 2 में कौन से होते हैं, डाउटफुल 3 में कौन से होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको एसेट्स को क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है लॉस एसेट, ये वो एसेट है जिससे आप कोई भी वैल्यू रिकवरी नहीं कर सकते, ठीक है। इसी को लॉस एसेट बोलते हैं, नेग्लिजिबल वैल्यू। अब किसी कस्टमर ने लोन लिया है अपने किसी भी प्रॉपर्टी को गिरवी रख करके, एज अ सिक्योरिटी रख करके, ठीक है, मान लो 10 लाख का लोन लिया है। अब इस केस में क्या हुआ कि वो उसका अकाउंट NPA हो रखा है। जब NPA हुआ अकाउंट, तो बैंक ने सोचा कि जो भी उसने सिक्योरिटी के तौर पे हमें प्रोवाइड किया था, हम इसको बेच करके जो भी अमाउंट है उसको रिकवर करेंगे। लेकिन जब वो सिक्योरिटी दे रहा था तब तो उसने बताया कि 8 लाख की वैल्यू है मेरे बिल्डिंग की, मेरे प्रॉपर्टी की। लेकिन जब बैंक मार्केट में इसकी रेट को पूछने गया ना, तो पता चला कि इस बिल्डिंग की कॉस्ट जो है 80,000 है। अब मुझे आप एक बात बताओ, 10 लाख का लोन लिया मैंने है, 8 लाख मैंने बोल करके बिल्डिंग गिरवी रखा है एज अ सिक्योरिटी बैंक को, लेकिन जब बैंक एक्चुअली में रिकवरी करने जा रहा है तो उसको पता चल रहा है कि भैया इसका तो प्राइस ही 80,000 है, प्राइस ही ड्रॉप हो रखा है। तो आप बताओ कहां से आप रिकवर कर पा रहे हो, कुछ भी रिकवर कर पा रहे हो आप यहाँ पे? कहां आप लाखों में यहाँ पर कस्टमर्स को लोन देके रखे हो और कहां 80,000 रिकवर कर पा रहे हो? बेसिकली नेग्लिजिबल है, कोई चांस ही नहीं है कि आप इस तरीके के एसेट से मनी को रिकवर कर सकते हो। तो इसी को लॉस एसेट बोला जाता है। तो 2 यहां पर ना पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट जिसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगर रियलाइजेबल सिक्योरिटी की वैल्यू लेस देन 50% होती है, जो भी प्रीवियसली असेस्ड वैल्यू है, तो उसको डाउटफुल कैटेगरी में रखते हैं। अब इसको समझिए आप एग्जांपल से कि एक कस्टमर है जिसने लोन लिया है 10 लाख का, उसने सिक्योरिटी के तौर पे अपनी बिल्डिंग प्रोवाइड की है जिसका दाम था 8 लाख रुपए का, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड के बाद ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का प्राइस ड्रॉप हो गया और ड्रॉप होके हो गया 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए अगर हो गए, तो अगर 8 लाख का अगर 3 लाख कंपेयर करोगे, प्रीवियसली असेस्ड की ही बात की जा रही है, तो प्रीवियसली असेस्ड वैल्यू कितनी थी, 8 लाख, ठीक है। अब हो गई है उसकी 3 लाख। तो 50% लेस देन 50% हो रहा है, ये अमाउंट तो लेस देन 50% हो रहा है ना। 50% होता तो 4 लाख होता, ठीक है, ये लेस देन 50% है। तो इस तरीके का अगर कोई भी एसेट आता है बैंक के पास, सिक्योरिटी आता है, तो इस तरीके के जो एसेट्स होते हैं उसको डाउटफुल कैटेगरी में रखा जाता है।
ठीक है, तो इसको हम डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में डालते हैं। लेस देन अगर 50% भी प्रीवियसली असेस्ड अमाउंट से अगर आपको यहाँ पर सिक्योरिटी वैल्यू निकल के आती है तो पहला। दूसरा सेम ही एग्जांपल लेंगे और हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की कि इफ द रियलाइजेबल सिक्योरिटी वैल्यू लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग वैल्यू, इसको हम क्लासिफाई करते हैं एज अ लॉस एसेट। समझिए सेम ही है, 10 लाख रुपए का आपने लोन लिया, सिक्योरिटी के तौर पे आपने 8 लाख की अपनी कोई प्रॉपर्टी थी जो बैंक को प्रोवाइड की है, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड के बाद प्राइस ड्रॉप हो गया इस बिल्डिंग का, अब दाम है इसका 80,000 रुपए, ठीक है। अब यहां क्या कह रहा है, 10% अगर आउटस्टैंडिंग वैल्यू का, तो ये तो 10% से भी कम है, 10 लाख और कहां 80,000, ठीक है, बिल्डिंग की दाम। क्या यहां से 1 रुपया भी आप रिकवर कर पा रहे हो ढंग से? नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी ये वैल्यू कैसी है, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल वैल्यू है, लेस देन 10% की वैल्यू है। यहाँ कोई चांस नहीं है कि बैंक यहाँ पर अमाउंट को रिकवर कर सकती है। तो अगर इस तरीके की कोई भी एसेट होती है, कोई भी सिक्योरिटी होती है, तो उसको हम लॉस एसेट की कैटेगरी में डाल देते हैं, खत्म। तो यही तो लिखा है, 10% आउटस्टैंडिंग अमाउंट, और इसमें क्या था 50% जो भी आपका प्रीवियसली एसेस्ड वैल्यू है, ठीक है। तो समझ में आया कि 50% से लेस होगा तो डाउटफुल और 10% से लेस चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉस एसेट, ठीक है। इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में एक बार इससे क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले हम 2023 का क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बाद मैं नवंबर 2025 का क्वेश्चन दिखाऊंगी आपको। When is an asset classified as loss asset? कब हम एसेट को लॉस एसेट की तरह क्लासिफाई करते हैं? The realizable security value is assessed as less than 10% of the outstanding amount. The realizable value of the security is less than 50% of the loan amount. The NPA has remained as a loss asset for more than 12 months. Option D, both A and C. कंफ्यूज करने के लिए इसने अलग अलग तरीके का आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किया है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मैंने आपको 10% लेस देन 10% की बात की थी आउटस्टैंडिंग अमाउंट का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खत्म है ना, यही होगा। चलिए अब आइए एक नवंबर का भी लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन दिखाती हूँ आपसे। स्पेशल मेंशन अकाउंट कैटेगरी के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे में वन कैटेगरी इंक्लूड्स लोन अकाउंट ओवर ड्यू फॉर, तो ये ऐसे में वन कैटेगरी में हम किस तरीके के अमाउंट को एनपीए वाले अकाउंट को रखते हैं गाइस। तो 1 से 30 डेज, 31 से 60 डेज, 61 से 90 डेज या मोर देन 90 डेज। तो अगर स्पेशल मेंशन अकाउंट वन कैटेगरी की बात की जा रही है तो लोन अकाउंट ओवर ड्यू हो रखा है, 31 से 60 डेज हो गए हैं, ठीक है। तो उसको हम डालते हैं एसएमए वन कैटेगरी में। यहां पे आपसे एसएमए जीरो कैटेगरी भी पूछ सकता था, तो इसमें क्या होता है 1 से 30 दिन, ठीक है। और आपसे एसएमए टू कैटेगरी भी पूछा जा सकता है, तो 61 से 90 डेज हो जाता, ठीक है। तो ये तीनों ही, इसलिए मैंने आपको कहा था ये डेटा याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो गाइस ये था आपका पार्ट 1। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में मैं सरफासी एक्ट वगैरह के बारे में, लोक अदालत के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में बता दूंगी, ठीक है। यहां तक आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। गाइस जिनको भी पेड बैच लेना है, आपका पेड बैच 2 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं गाइस। तो अगर आपको लेना है पेड बैच तो आप जितनी जल्दी हो सके इनरोल कर लीजिए। ये रहा कॉन्टेक्ट नंबर, आप यहाँ से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। आपको पता है मैं यूट्यूब पे कैसे पढ़ाती हूँ, सिमिलरली इससे भी आपको एडवांस वर्जन में वहां पे पढ़ाया जाता है। तो कोई आपको अगर लेना है, आप चाहते हो स्ट्रक्चर वे में क्लासेस को लेना, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैं 2 सब्जेक्ट आपको दे रही हूँ, पीपीबी आरबीडब्ल्यूएम, दोनों की ही स्ट्रक्चर्ड वे में हम क्लासेस लेते हैं। हर दिन फुल डिटेल क्लासेस 2 घंटे की क्लासेस चलती है आपकी, जिसमें हम एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी देती हूँ। पीवाईक्यू उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आया तो वो सारे मैं आपको वहां पे दिखाती हूँ और सॉल्व भी कराती हूँ, ठीक है। और हम इंटरेक्टिव सेशंस रखते हैं, वन ऑन वन डाउट्स भी लेते हैं सारे स्टूडेंट्स के। तो अगर आप लोगों को पढ़ना है स्ट्रक्चर वे में और सिंगल अटेम्प्ट में एग्जाम्स को क्लियर करना है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं गाइस, ठीक है। आपको हर पीडीएफ में ना आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके इनरोल कर सकते हो या आप नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। तो अगर आपको सब्जेक्ट वाइज लेना है तो आप सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हो गाइस, और अगर आपको कंबाइंड लेना है दोनों सब्जेक्ट का तो दोनों सब्जेक्ट का भी ले सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि ये प्राइस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हाई है। इट्स अ वेरी मिनिमल रेट जो मैंने आप लोगों के लिए रखा है। तो डेफिनेटली आप लोग अगर लेना चाहो तो प्लीज गाइस आप लोग ले सकते हैं, ठीक है।
जल्दी ले लीजिए, वरना बैकलॉग्स होंगे तो फिर आपको ही दिक्कत आएगी। तो इट्स बेटर कि हम अर्ली सारी चीजों को ले ले। गरिमा चैप के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ यूट्यूब देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ्स मिलते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं से भी जुड़ सकते हैं। ये नंबर है मेरा, यहाँ पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एनी डाउट गाइस। तो आप अपने डाउट्स को, चाहे तो यूट्यूब की क्लासेस ले रहे हो, डाउट्स है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछो, नंबर पे पूछो, कहीं भी पूछो, ठीक है। या अगर आपको पेड बैच के लिए भी इनरोल करना है तो आप मुझसे कहीं भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आई होप आप लोगों को सेशंस पसंद आ रहे होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लग रहा है तो कमेंट सेक्शंस में आप लोग बताएंगे मुझे। फीडबैक देना बहुत जरूरी है। और आपकी तरह ही बैंकर्स, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स हैं जो जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, गाइस मेक श्योर कि आप उनको मेरा चैनल शेयर कर दें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो भी आपकी तरह इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा पाएंगे, ठीक है। बाकी जिनको भी पेड बैच लेना है, आप पेड बैच के लिए इनरोल कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल पीपीबी की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।